अच्छा जी, पेज, चलो आपने मुस्कुराहट दे दी, अब मुझे मौका दो। पेज 281 पर हमने पढ़ा था कि अगर आगे आ जाओ। पेज 281 पे हमने पढ़ा था कि अगर, करीब से आ ज़रा दुनिया देखो। पेज 281 पे हमने पढ़ा था कि अगर तीन शराइत पूरी हो रही हों तो ऐसी सूरत में आपकी फ़ौरन इनकम माफ़ हो जाएगी। अगर तीन शराइत पूरी हो रही हों तो आपकी फ़ौरन इनकम माफ़ हो जाएगी। वो तीन शराइत क्या हैं? हाइब्रिड में लेट आने वालों, वो तीन शराइत हैं। हाइब्रिड में लेट आने वालों, वो तीन शराइत हैं। पाकिस्तान में आप सैलरी कमाने आए हों, आपका स्टे 3 साल से कम हो, और तीसरी फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में, हाँ, फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में ना लाएं। अगर ये तीन शराइत आप पूरी कर दें, क्या इशू आ रहा है उस कमरे में? हो गया हल? तो फॉरेन इनकम आप पाकिस्तान में ना लाएं। तो अगर आप ये तीन शराइत पूरी कर दें तो आपकी फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पॉज कर दो जी भाई, शुरू करूं उधर? ओके। फिफ्थ, नहीं 29% वाली। अच्छा जी, तो अगर तीन शराइत पूरी हो जाए, आप सैलरी कमाने पाकिस्तान में आए, आपका स्टे पाकिस्तान में 3 साल से कम हो, और फॉरेन इनकम पाकिस्तान ना लाएं, तो आपकी फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट। पाकिस्तान इनकम एग्जाम्प्ट नहीं होनी, सिर्फ कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट होनी है? फॉरेन सोर्स इनकम। अच्छा जी, आगे चलें। अच्छा जी, एक पॉइंट हमारा रह गया था 2 का ए, दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, नेवर टेस्टेड बाय कैप इन लास्ट 30 ईयर्स। तो 5 साल पहले भी मैंने यही कहा था कि नेवर टेस्टेड बाय कैप इन लास्ट 25 ईयर्स, तो बच्चों ने कहा था हमारी दफ़ा आएगा, लेकिन 5 साल और ऊपर हो गए अब। अच्छा, तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एक ज़ाहिरी बात है, लाइन लिखी हुई है, उसको हम पढ़ लेते हैं। आपने इस पॉइंट की भी अलग से फ़ीस दी हुई है, 2 रुपये फ़ीस में इसके थे। 2A, हाउएवर, हाउएवर, लेकिन अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस फॉरेन इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स। फॉरेन इनकम विल बी चार्जेबल। इस सूरत में फॉरेन इनकम चार्जेबल हो जाएगी। कब? एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो है। हुआ ये कि एक साहब पाकिस्तान में नौकरी करने आए बाहर के मुल्क से, 3 साल से कम का उनका स्टे है। तो एक पहले से उनका जनरल स्टोर था बाहर के मुल्क में, वो चला रहे हैं। पाकिस्तान में उनको आके पता चला कि मोहतरम, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनवर अठौर और चौंसा और दुसहरी, ये बड़े मज़े के होते हैं आम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान से, मोबाइल नहीं, उन्होंने पाकिस्तान से आम ख़रीदे, और आम ख़रीद के उन्होंने बाहर की दुकान में जनरल स्टोर के साथ एक फ्रूट शॉप भी खोल ली, और वहाँ लिख के लगा दिया पाकिस्तान के बागों के आम, पाकिस्तान के बागों के आम। तो ये वहाँ उन्होंने लिख के लगा दिया। तो अब ये वो जो इनकम कमा रहे हैं, डेट इज़ फॉरेन इनकम। माना कि आम पाकिस्तान से भेजे हैं, लेकिन बेच तो डॉलर में रहे हैं, यूरो में रहे हैं, बाहर के मुल्क में बेच रहे हैं। ये वाली फॉरेन इनकम इनकी टैक्सेबल है, क्योंकि इसकी वजह पाकिस्तान में आना बनी। तो ये वाली फॉरेन इनकम टैक्सेबल है। इसमें ये नहीं देखा जाएगा उन्होंने पैसे मंगवाए या नहीं मंगवाए। तो ये एक अजीब सी बात थी, जो अजीब से तरीके से मैं पढ़ता हूँ, 100-150 लोगों तक पहुँच जाएगी अभी बैठे बैठे, तो अजीब नहीं रहेगी। पढ़ लें 2A। हाउएवर फॉलोइंग, नहीं नहीं, बस वो स्काई ब्लू वाला पढ़ लें। फॉरेन इनकम विल बी चार्जेबल। एनी इनकम derived from a business of the person established outside Pakistan due to presence in Pakistan. Established outside Pakistan due to presence in Pakistan. चलें जी, इसको उर्दू में मतलब लिखें आप। पाकिस्तान में सैलरी कमाने आया था, पाकिस्तान में सैलरी कमाने आया था,
और पाकिस्तान के मैंगोज़ पसंद आए, मैंगोज़, और पाकिस्तान के मैंगोज़ पसंद आए, तो बाहर की दुकान पर पाकिस्तान के मैंगोज़ बेचने लग गया। तो बाहर की दुकान पर पाकिस्तान के मैंगोज़ बेचने लग गया। अब ये फॉरेन इनकम हर हाल में टैक्सेबल है। अब ये फॉरेन इनकम हर हाल में टैक्सेबल है। ओके, क्लियर जी? हाँ 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 भाई, इसी की वजह से इसने सीट चेंज करनी हो पूरी क्लास में, जब मर्जी किया करे। ओके, बहरहाल जी, जो मेन बातें थी ना हमारी, वो तीन ही थी। वो क्या थी? वो ये थी कि फ़ॉरेन इनकम माफ़ है अगर तीन शर्तें पूरी हो रही हों। आप सैलरी कमाने आए हैं, स्टे 3 साल से कम है, फ़ॉरेन इनकम को पाकिस्तान में ना लेके आए। अच्छा जी, चैप्टर 4 में हमने एक बेसिक रूल पढ़ा था जो कि आपके साथ सदाबहार रहेगा। कई ख़ज़ाएँ और बहारें आएंगी, ये रूल उधर ही रहेगा, बल्कि अगले पिछले 25-30 साल से FBR ने ये रूल कभी भी नहीं बदला, और ये रूल साल साल से यही है। वो रूल ये है कि जो रेजिडेंट बंदा होता है उसकी पाकिस्तान की इनकम भी टैक्सेबल है और फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है, और जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उसकी सिर्फ पाकिस्तान की इनकम। अब नॉन रेजिडेंट है, पाकिस्तान में रुक ही नहीं रहा, तो उसकी फॉरेन इनकम का फिर क्या पूछना कि बाहर जाके क्या हरकतें करते हो, रहते ही बाहर हो तो बाहर जाके जो मर्जी करो, फिर तो हमारी बिला से जीतो हारो, हमें क्या। अच्छा जी, अब सेक्शन नंबर 51, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन of this page. That is the most important section of this chapter, and maybe that is the most important section. ज़्यादा हो जाएगी, चलें। अच्छा, section 51. So let's talk about a man. एक बंदे के बारे में बात करते हैं जो येलो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अमेरिका में है, और ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान में है। 2010 में ये बंदा कहाँ था? अमेरिका में। 11 में कहाँ था? अमेरिका में। 12 में कहाँ था? अमेरिका में। ऊपर देखें ना, उधर क्या देख रहे हैं, ऊपर देखें तो मुझे समझ अलाइनमेंट आप लोगों की वो आउट समझानी पड़ती है, मैं नोट करने का ना टाइम दिया जाएगा। 2013 के अंदर कहाँ था? 2014 में भी जरा फील करें, अगर आप फील नहीं करेंगे तो मैं आपको फील करवाऊंगा। 2014 में भी थोड़ी देर को 15-20 दिन या महीना समझ लें तकरीबन, कहाँ था? अमेरिका में। और 14, 15, 16, 17 में ऑनवर्ड्स किधर है? पाकिस्तान में। ओके, नीचे देख लें, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का लफ्ज हमने सही लिखा हुआ है। 10 में क्या है? 11 में, 12 में, 13 में, 14 में। माना आप नंबर ऑफ डेज नहीं गिन सकते, लेकिन अकल तो अल्लाह ने आपको दी है। 183 डेज से तो कहीं ज्यादा होंगे, देखने में शायद 11 महीने लग रहे हैं ये पाकिस्तान रहा है, तो ये बंदा रेजिडेंट। 2017 तक ये क्या रहा? नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट। अच्छा, 14, 15, 16, 17 में रेजिडेंट है। अच्छा, अब मोहतरम मुझे असूली तौर पर आप ये बता दें कि इसकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। कुछ पाकिस्तान में कमाई गई इनकम है और कुछ इसकी इनकम कहां कमाई है? बाहर के मुल्क में। मेरा सवाल आपके साथ वाले से ये है कि इसका टोटल कितना है? 4, 7,
एक्सेलेंट, बट 4 भी उन्होंने सही बोला क्योंकि उन्होंने सोच के बोला, क्योंकि जो रेजिडेंट बंदा, नॉन रेजिडेंट बंदा है, उसको क्या बेनिफिट अवेलेबल है कि फॉरेन इनकम 4, 2, 3, 5, 8, 20, 15, 9 डन. It is the solution in the light of chapter 4. ये चैप्टर 4 की बत्तियां हमने जलाई हैं जिसकी रोशनी में ये सोल्यूशन है इसका. क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम यू डियर पीपल इज, आप लोगों ने इतनी कुर्बानी की है, पता नहीं आप किन किन रैलियों के अंदर से होके आए हैं और खाली सड़कों पे आ रहे थे. अच्छा, वो ये लोग घर बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन लोग घर बैठे हुए हैं. अच्छा, अब सवाल ये है मेरा आपसे कि असूली तौर पे इसका सोल्यूशन अब बिल्कुल सही हो गया क्योंकि रेजिडेंट की दोनों इनकम्स टैक्सेबल हैं और नॉन रेजिडेंट की सिर्फ. ये इसका सोल्यूशन है इन द लाइट ऑफ चैप्टर 4. बट सेक्शन 51 चैप्टर 13 का आगे बढ़ा, उसने कहा ठहरे ब्रो, आस्क 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्सन. इस बंदे से 2 सवाल पूछे. नंबर 1, आर यू सिटीजन? यस, ही सेड आई एम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. मेरे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है. क्या तुम मुसलसल 4 साल नॉन रेजिडेंट हो? कहते हैं जी. 10, 11, 12, 13. कहते हैं मैं मुसलसल 4 साल से क्या हूं? नॉन रेजिडेंट हूं. बस 2 सवाल इससे पूछने हैं आपने. नंबर 1, आर यू सिटीजन? ही सेड यस. नंबर 2, क्या तुम मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट हो? उन्होंने कहा यस. तुम्हें एक हम बेनिफिट देने लगे. अच्छा, मुझे ये बता दें, ये जो लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए होते हैं, येलो लाइन आपको शो कर रही है, और अब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, सब हिलाली परचम आपको शो कर रहा है, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट्स, यानी जो मुल्क छोड़ के चले गए थे वह वापस आ गए. एक मिसाल मेरी तरफ से, बाकी आपकी तरफ से. इल्ताफ हुसैन भाई अगर पाकिस्तान आ जाएं तो वो 4 साल से ना आए, वो अलग बात है, वो आपके अपने दिल की बात है. मैं अभी जो भाई 4 साल से पाकिस्तान से नॉन रेजिडेंट है, 4 साल से भी शायद ज्यादा हो गए, पता नहीं, अब तो 40 साल, तो 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, वो पाकिस्तान आए तो उनको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा. आप जरा बंदे सोचते रहे एक एक करके जो 4 साल से नॉन रेजिडेंट है, और मिसालें आप देते रहे. एक मेरी तरफ से हो गई, नवाज शरीफ को 4 साल हो गए? नहीं हुए. और कोई? मुशर्रफ भाई 4 साल से नॉन रेजिडेंट है जी, ठीक है, ये भी अच्छी मिसाल हो गई. चलो आगे चलें. और राहील शरीफ 4 साल से नॉन रेजिडेंट है. और कोई शरीफ? अच्छा जी, तो जो मुसलसल 4 साल से लोग क्या हैं? अदनान समी खान, पता नहीं क्या नाम था उसका, मुसलसल 4 साल से क्या हैं? नॉन रेजिडेंट. अब वो पाकिस्तान वापस आने का सोच रहे हैं और आ भी गए हैं, सिर्फ सोचा नहीं, अब आ भी गए हैं. उनको एक बेनिफिट मिलना है. बेनिफिट क्या मिलना है वो जरा सुन लीजिएगा. पहले आप मुझे ये बता दें, बस कर देना मिसालें, आपके मसाला बनाना इधर. अब पहले आप मुझे ये बता दें कि जब आउट स्टेशन वाले जब घर जाते हैं तो 1-2 टाइम का खाना प्रोटोकॉल मिलता है या पूरा हफ्ता ही प्रोटोकॉल वाला खाना मिलता है? 1-2 टाइम का. ये पूरे हफ्ते वाले पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, मुझे भी ये बताएं किस इलाके से हैं और वहाँ पे कितना वेलकमिंग एटीट्यूड है, इतनी भी लोड. अच्छा, तो तकरीबन कोई 1-2 टाइम जो है पूरा हफ्ता जो होता होगा, चलें ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, आई टेक माई हार्ड वर्ड्स बैक एंड सॉफ्ट वर्ड्स. अच्छा जी, तो आमतौर पे 1-2 टाइम वाले हाथ खड़ा करते हैं जरा, वो ज़्यादा होंगे. हाँ, 1-2 टाइम प्रोटोकॉल का खाना मिलता है. तो बाकी फिर नॉर्मल तरीके से घर वाले कहते हैं तो तुम्हारी तरह का ही, अब तो तू मतलब और गया हुआ था, वापस आ गया. इसी तरह जो बंदे कई सालों से नॉन रेजिडेंट है, और आप पाकिस्तान में क्या आके बन गए, इनको 2 साल आप बेनिफिट दें. 2 साल, जिस साल रेजिडेंट बने उस साल, और उससे अगला 1 साल, इनको 2 साल ये बेनिफिट दें. क्या इनकी कौन सी इनकम माफ कर दें? हालांकि रेजिडेंट है, हालांकि रेजिडेंट की फॉरेन इनकम तो माफ नहीं करनी होती, हालांकि रेजिडेंट है, फिर भी इनकी क्या कर दें? फॉरेन इनकम माफ कर दें. मरहबा. फिर आपको पता है 2 साल होंगे, फिर दोबारा
कट्टा मिट्टी लाहौर का खा खा के मुंह फिर दोबारा इनका काला हुआ होना है। और भाईजान आ जाओ भाईजान, तुसी पाकिस्तानी हो। अब उसके बाद कितने कहना है अमेरिका से आया, भूल भी जाने लोगों को इतने अरसे में। तो 2 साल इसको प्रोटोकॉल दें और इसकी कौन सी इनकम माफ कर दें, ये जो मैंने सबज और ग्रीन और येलो और रंगीन से मार्कर से काटी हैं। अब इसकी इनकम 6 जमा 2 नहीं होगी, इसकी इनकम कितनी होगी 6, और 7 जमा 13 नहीं होगी, इसकी इनकम कितनी होगी 7। अब तो हमारा है, अब तुझे कोई बेनिफिट नहीं। तो कितने साल सिर्फ बेनिफिट देने, 2 साल। और देना किसको है, जो 2 शर्तें पूरी करे, जो मुसलसल 4 साल से क्या है, नॉन रेजिडेंट और सिटीजन हो। चलें जी, NOTE कर लें, सेक्शन 51 चल रहा है। अल्लाह को अपने दोस्त को बुलाने की तौफीक दे। सलाम, पॉज कर दो भाई। भाई जिन हजरात के पास हाइलाइटर नहीं है वो इस तरह कोई लाइन खींच लें। देखें इधर, यहाँ से ऐसे करके ना, ऐसे कोई लाइन इस तरह खींचेंगे, पता चले थोड़ा सा 2014 में भी कहाँ रहा है, अमेरिका रहा है, और बाकी अरसा किधर है। लेकिन अमेरिका इतना थोड़ा रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान आया तो क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। पाकिस्तान में इसका स्टे 2014 में इतना ज़्यादा है कि ये रेजिडेंट है। हाँ जी, नहीं, 1 महीना अमेरिका में रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट देने के लिए बात कर रहा हूँ। अगली मिसाल में कराऊंगा, फिर आपको मेरी बात ज़्यादा वाज़ेह होगी। आपकी बात बिल्कुल बजाय। कल इत्तफाकन से रास्ते से मगरिब या ईशा में को मुलाकात हो गई। कहने लगे चलो अल्लाह का शुक्र है, अब बच्चों के वाकई दिन अच्छे गुजर जाएंगे पढ़ाई के। समझाएं मत, तो समझ आ गई तो बस काफ़ी है, वरना समझाने की ज़रूरत नहीं। समझ आ गई, कितने लोगों को समझ आ गई? हाँ ठीक है। अच्छा, पता नहीं किस किस को क्या क्या समझ आई है। अगर पाकिस्तान हार गया, अब सुकून करें, अब इनको मैचों की टेंशन नहीं है। वो कहता हूँ तो तुझे पहले क्यों नहीं समझ आई? खड़े हो जा, खड़े हो जा, तेरे भी रिजल्ट ही चाहे हुआ था ना, लगता है इसी वजह से तू कुछ और सोच रहा था। अच्छा, मुझे क्यों ऐसे कर रहे हो? कभी घर में बड़ों को करते हो ऐसे? तुम्हें तो सीख लिया ना, इंदा नहीं करना ऐसे। ओके, स्लिप ऑफ आइज हो गया होगा। अच्छा जी, नाउ माय क्वेश्चन इज कि जो बंदा मुसलसल 4 साल से क्या है, नॉन रेजिडेंट, जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल, इसकी कौन सी इनकम माफ है? फॉरेन। पाकिस्तान इनकम माफ नहीं करनी, इसकी फॉरेन इनकम माफ है। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। अच्छा, इसमें ना फॉरेन इनकम में कैद नहीं है, आप पिछले सेक्शन पे भी लिख लें और इस पे भी लिख लें, हर हेड की, जिस मर्जी हेड की आप कमाएं फॉरेन इनकम, इधर भी लिख लें हर हेड की, इधर भी लिख लें हर हेड की। सेक्शन 50 और 51 दोनों पे लिख लें हर हेड की, 50, 51 दोनों में, किसी भी हेड की फॉरेन इनकम माफ है, जो मर्जी फॉरेन इनकम आप कमाएं। अच्छा जी, एनी फॉरेन इनकम, एनी फॉरेन इनकम। अच्छा, पहले ना मैं बेनिफिट पढ़ाने लगा हूं, बाद में शराइत। फॉरेन इनकम shall be exempt, foreign income shall be in the year in which you became resident, कौन सा साल है, and in the following tax years, या year, तो कई सालों में माफ होगी या सिर्फ अगला 1 साल? अगला 1 साल। अब जरा येलो वाली लाइन को 1-2 दफा पढ़ के ना याद कर लें।
फॉरेन इनकम शैल बी एग्जेम्प्ट इन द ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट एंड इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर। ये ऑनलाइन वाले भी और जो वो फिजिकल वाले हजरात जो घर बैठ के लेक्चर ले रहे हैं, अगर खुदा ना खास से ये यूट्यूब पे अपलोड हो चुका हुआ है तो ज़रा बैठ जाएं, लेटे हुए हैं तो बैठ जाएं, अब ज़रा खड़े हों भाई, आप नहीं हुए हों, चलें माशाल्लाह, माने बात मानने में खैर है, खड़े हों, चलें अब बैठ जाएं, लेटना नहीं है। चलें जी, आप लोग तो नहीं सुन रहे थे, मैं किसी और से बातें कर रहा था। एनी फॉरेन इनकम shall be exempt from tax in the year in which the individual became a resident and in the following। ये मैंने पूछना है, ये अगली जो क्लास होनी है ना उसमें, ये किस किसने बात मानी थी, नहीं मानी तो अभी खड़े होकर बैठ जाएं। चलें जी, बेनिफिट किसको मिलेगा जी? ओके, डिराइव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आपके लिए सिटीजन होना जरूरी है। एनी फॉरेन इनकम डिराइव्ड बाय अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन अ ईयर who was not a resident in any of the 4 years preceding the year in which he became resident। आप जरा अंडरलाइन करके मुझे लिखवाते जाएं। ईयर इन विच ही बिकेम रेजिडेंट बताएं कौन सा है? एक्सेलेंट, 2014। प्रीसीडिंग 4 years बताएं, 13, 12, 11, 10। प्रीसीडिंग 4 year कंसेक्यूटिव होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। मुसलसल 4 साल से बाहर होना चाहिए उसे? नो, मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। पाकिस्तान आ जा सकता है, कोई मसला नहीं, मुसलसल 4 साल से बाहर होना जरूरी नहीं है। मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट हो, यानी 183 डेज मुसलसल 4 साल में पाकिस्तान ना आए, बस ये शर्त है। अगर पाकिस्तान 15-20 दिन के लिए आ जाता है कोई मसला नहीं, 150 दिन के लिए पाकिस्तान आ जाए कोई मसला नहीं, बस 183 डेज के लिए नहीं आया 4 साल तक। तो अच्छा, यहाँ ना कुछ बच्चे ना एनी के लफ्ज़ को परेशान करते हैं, ये वाला जो एनी है, इस एनी के लफ्ज़ से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एनी जो है ना असल में ऑल के मानी में है, यहाँ ऑल ऑफ द 4 year, मुसलसल पिछले 4 साल। लेकिन जिनकी माशाल्लाह अच्छी इंग्लिश है, आपके साथ वाले जैसे जिनकी ज़रा अच्छी इंग्लिश है, तो उनको एनी का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर समझ आता है। एनी के अंदर ऑल का लफ्ज़ छुपा हुआ है, देखें कैसे, हु वॉज नॉट अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इन एनी ऑफ द 4 years, किसी भी एक साल के अंदर नहीं पाकिस्तान आया था, ये मतलब है इसका। इन एनी ऑफ द 4, किसी एक में भी पाकिस्तान नहीं आया, तो एनी यहाँ इस माने में है। लेकिन ज़रा अंग्रेज़ी आपको पता है हमारी देसी है, तो इसलिए एनी से कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब यहाँ मुसलसल 4 साल से नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। अब ज़रा अंग्रेज़ी पढ़ लें। येलो में बेनिफिट था, वो तो मिटा दिया मैंने बेनिफिट, सॉरी, और स्काई ब्लू के अंदर कंडीशन है। एनी फॉरेन इनकम डिराइव्ड बाय अ सिटीजन who was not a resident in all of the 4 years preceding the year in which he became, जिस साल रेजिडेंट बना उससे पिछले 4 साल तक ये बंदा क्या था? नॉन रेजिडेंट। तो इसको बेनिफिट अवेलेबल है जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला 1 साल, इसकी फॉरेन इनकम क्या होगी? माफ होगी। 1-2 साल इसको प्रोटोकॉल देके बाद में वो मरा ही है। फिर क्या चीज? 4 साल से ज्यादा हो सकता है, 4 साल से ज्यादा हो सकता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दें। बता दें फॉरेन इनकम माफ होनी है किस किस साल की? पहला साल बताएं, दूसरा साल बताएं। जूता आएगा इधर से और करता हुआ। तीस जून को साल खत्म होता है हमारा। मैंने डायग्राम बनाई है या फिर डेट्स लिख दी हैं? एक ही बात है, डायग्राम बनाई या डेट्स लिख दें। नहीं, मैं सिर्फ सेक्शन 51 आपसे लगवा रहा हूँ।
सेक्शन 51 की रोशनी में आपने मुझे बताना है कौन कौन सी फॉरेन इनकम माफ है। सेक्शन 51 की रोशनी में वो हजरात हाथ खड़ा करें जिनका जवाब 16 और 17 है। सेक्शन 51 की रोशनी में जिनका जवाब 16 और 17 है। सेक्शन 51 की रोशनी में जिनका जवाब 17 और 18 है। चलें अब हाथ नीचे कर लें। हाइब्रिड क्लास। सेक्शन 51 की रोशनी में जिनका जवाब 16 और 17 है, जिनका जवाब 17 और 18 है। आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल, दूसरे वाले जिनका जवाब 17 और 18 है। 16 और 17 वाले जरा सोच लें, 15 सेकंड आपको मिल रहे हैं। दो 2017 में और 18 में फॉरेन इनकम माफ होगी किस सेक्शन की रोशनी में? आप जरा इसको समझ लें। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये 31 मार्च 16 तक कहाँ है? स्पेन में है। तो पाकिस्तान में रुका है अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून में कोई 90-92 दिन बनेंगे, जितने भी बन जाए, एग्जैक्ट गिनने की जरूरत नहीं है, 183 के करीब तो नहीं पहुंचे हुए ना, तो 90-92 दिन कोई बनेंगे। तो टैक्स ईयर 16 में कोई 90 दिन पाकिस्तान ये रुका है, तो इसलिए ये क्या है? जब ये नॉन रेजिडेंट है फिर तो इसकी इनकम चैप्टर 4 की रोशनी में ही माफ है। सोचें सोचें, जब ये क्या है? नॉन रेजिडेंट है, तो इसकी इनकम तो चैप्टर 4 की रोशनी में ही माफ है ना। नॉन रेजिडेंट की तो फॉरेन इनकम को वैसे ही हमने टच नहीं करना। तो ये रेजिडेंट जिस साल बना वो कौन सा साल है? 17। जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला एक साल। कुछ बच्चों ने उस क्लास में मसला किया था तो उनके लिए फिर ये मजबूरन हमें डायग्राम बनानी पड़ी थी। स्पेन स्पेन स्पेन, यहां तक भी स्पेन, और इसके बाद पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। अब मुझे आप बता दें कि बंदा इस साल क्या है? इस साल भी नॉन रेजिडेंट। अब तो डेट्स भी आपके सामने, आपको तुक्के मारने की जरूरत नहीं। अप्रैल मई जून में नॉन रेजिडेंट, तो जब नॉन रेजिडेंट है तो इसकी फॉरेन इनकम तो किस चैप्टर ने माफ कर दी है? अब बता दें लॉ में क्या लाइन लिखी हुई है? लॉ में ये नहीं लिखा हुआ जिस साल आया, जिस साल रेजिडेंट बना, जिस साल, उस साल और उससे अगला एक साल इनकम माफ होगी। अब ये बेनिफिट जो मिलेगा सिर्फ 17 में मिलेगा और 18 में मिलेगा। जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला एक साल इसकी इनकम माफ होगी। तो बच्चे गलती से ये समझते हैं जिस साल आया उस साल, नहीं आया नहीं, जिस साल रेजिडेंट बना उस साल और उससे अगला एक साल। नहीं नहीं नहीं, जिंदगी में एक दफा कोई नहीं। आप फिर दोबारा चले जाएं जर्मनी, फिर 4 साल के लिए बाहर के मुल्क चले जाएं, फिर वापस आ जाएं, फिर हम आपको मरहबा करके जफियाँ डालेंगे। आउट स्टेशन वालों के साथ भी इसी तरह होता है। फिर 6 महीने बाद घर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर 6 महीने में एक ही दफ़ा ये लोग जाते हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी है इनकी, वक्त इनको पे करेगा। अच्छा चलें जी। So that was great. I'm talking about this section. So that was section 51, a very nice and beautiful section and a very masoom as well. इसका सब्स्टिट्यूशन 2 फिर हम कभी पढ़ेंगे, सैलरी के चैप्टर में है वो। ओके सेक्शन 53 भाईजान, फर्स्ट शेड्यूल हमने पढ़ लिया हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या था? टैक्स रेट्स। फर्स्ट शेड्यूल में क्या था? टैक्स रेट। सेकंड शेड्यूल एक शेड्यूल है जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर मौजूद है। इसमें 4 किस्म के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। कितने किस्म के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं?
4 किस्म के बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। अच्छा भाई, आप हजरात अक्सर कोई बात करते हैं कि मिसाल के तौर पर कोई एक लाइन है, कई दफ़ा चैप्टर 1 में हमने एक पेज पढ़ लिया था 20 मिनट में, और इधर हमने जो है वो 4 लाइनों के ऊपर मेरे ख्याल से कोई 50 मिनट लगा दिए हैं। तो टीचर नोस के किस चीज़ में कितने डेप्थ में जाना है। तो जब आप दूसरी चीज़ों में डेप्थ में लेके जाते हैं तो फिर जो जिनमें डेप्थ में जाना होता है उनके लिए फिर हमारे सिलेबस में टाइम नहीं बचेगा। लेकिन फिर हम ये नहीं करेंगे उनको जल्दी कर लें, हम फिर फरवरी में क्लासें रखेंगे, ये आपके लिए फिर नुकसानदेह होगा। इसलिए जो छुट्टियाँ करवाना और ये जो आपकी ख्वाहिशें हैं ना, ये आपकी ख्वाहिशें जो है फरवरी में आपके ऊपर ही आके आपको बाइट करना शुरू कर देती हैं, शहद की मक्खी की तरह। फिर आपको पे काफ लाम ये फे होती है कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा लफ्ज़ नहीं ऐसे बोलना चाहिए, सॉरी। फिर आपको मसला होता है, आई टेक माई वर्ड्स बैक। सेकेंड शेड्यूल कह के वापस ले लियो, ये क्या बात हुई। एग्जेम्पशंस एंड टैक्स कंसेशंस इन सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल के अंदर 4 किस्म के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। नंबर 1, एक तो आपकी इनकम्स ही कुछ माफ़ हैं, सिरे से बेनिफिट्स हैं। एक तो आपकी इनकम्स ही माफ़ हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दूं, एग्री कल्चर की इनकम माफ़ है। लोअर रेट है जैसे कि डिविडेंड पे शायद 35% रेट कभी भी नहीं लग सकता, ना 20% है ना 25% है, बड़ा कम रेट है 15%, चार्ज एट लोअर रेट। एक मिसाल हमने रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी की भी पढ़ी हुई है, जिसे आप टैक्स क्रेडिट भी कह सकते हैं। और एक मिसाल अभी मुझे आसान सी जो जहन में आ रही है, फुल टाइम टीचर अलाउंस। फुल टाइम टीचर को 25% टैक्स क्या हो गया था, माफ हो गया था। तो बेनिफिट्स लॉ कई तरीके से देता है। बेनिफिट देने का तरीका नंबर 1, सिरे से इनकम ही, इनकम माफ ना करे लेकिन रेट क्या कर दे, कम। और तीसरी ऑप्शन, ना इनकम माफ करे ना रेट कम करे, टैक्स रेट वही रखे लेकिन बाद में टैक्स कम कर दे। चार्ज अलाउड अ रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी। चौथा फिक्रा आपने पढ़ना है मेरे साथ, exempted from the lagna of any line of this law। exempt, तुम्हें छूट दे दी गई है कि तुम्हारे पे लॉ की फलां लाइन यानी प्रोविजन नहीं ऑपरेट करेगी। तुम्हें छूट दे दी गई है कि तुम्हारे पे लॉ की फलां लाइन ऑपरेट नहीं करेगी। इंग्लिश का फिक्रा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों ने इसको कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर विद एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है। कैपिटल गेन के चैप्टर में सेक्शन 37A था, निकालने की जरूरत नहीं। उसमें हमने पढ़ा था कि 37A वाली प्रोविजन बैंक पर नहीं लगेगी। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को छूट है इस चीज में कि उस पर नहीं लगेगी। जैसे टीचर अगर कभी कोई गड़बड़ करे तो फलां बच्चे को सबके सामने कह दे तुम्हें छूट है, तुम आओ, लेट आओ, ना आओ, तो इस तरह की कोई बात कर रहे हैं लॉ मेकर। कभी कभी लॉ मेकर किसी बंदे को कह देते हैं कि तुम्हारे पे लॉ की ये लाइन सिरे से लगनी ही नहीं। तो ये आपको मैंने मिसाल दे दी है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। इसकी मिसाल आप लिख लें। सेक्शन 37A बैंक्स पर नहीं लगता। ये किस चैप्टर में पढ़ा था, कैपिटल गेन के चैप्टर में। सेक्शन 37A बैंक्स पर नहीं लगता। लेकिन इस बात को अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी में एग्जेम्प्टेड, बैंक तुम्हें माफ कर दिया गया फ्रॉम द लगना ऑफ एनी लाइन ऑफ दिस लॉ। तुम्हारे पे लॉ की फलां लाइन सिरे से लगेगी ही नहीं। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। अकेले में बैठ के चैप्टर 1 आज याद कर लीजिएगा और घर वालों के साथ बैठ के चैप्टर 6 याद कर लीजिएगा। तो ये 2 चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह कल तैयार होकर आइएगा। और ये माशाल्लाह आपकी रनिंग में है चैप्टर, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये जो सेक्शन 54 है ना, दैट इज इंटरलिंक्ड विद इट। ये सेक्शन 54 इज इंटरलिंक्ड क्योंकि इसमें वही 4 बातें लिखी हुई हैं। एग्जेम्प्ट reduces the rate of, exempt the operation of any line of
दिस लॉ। लेकिन अब सेक्शन 54 क्या क्या रहा है, बना क्यों है, चारों बातें इसने दोबारा क्यों लिखी हैं, वो सुन लें। साथ वाले जो अंकल हैं हमसाये में, क्या वो हमारे घर के मामलों में इंटरफेयर कर सकते हैं? नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हम हमारे अबू कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह सेल्स टैक्स लॉ ये कह सकता है कि ज्वेलरी का बेचना इनकम टैक्स में माफ है? चल तू निकल, तू कौन होता है कहने वाला। क्या सेल्स टैक्स लॉ ये कह सकता है कि इनकम टैक्स में ज्वेलरी का बेचना माफ है? नो नो, नॉट एट ऑल, वी विल नेवर अलाउ सेल्स टैक्स लॉ एंड इट इज ऑब्वियस। क्या कस्टम्स एक्ट एक हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में लफ्ज कस्टम्स एक्ट या फेडरल एक्साइज एक्ट, क्या फेडरल एक्साइज एक्ट में ये लिखा हो सकता है कि पेंटिंग का बेचना इनकम टैक्स के लॉ में माफ है? वी विल नॉट अलाउ यू, गो अवे हियर, तुम जहां से निकल जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारा अपना लॉ है। तो क्या हम किसी और लॉ को ये इजाजत दे सकते हैं हमारे लॉ के अंदर आके पंगे डाले? दो बंदे हैं सीट पे बैठे हुए हैं, अब दरमियान में एक बंदा बच्चा आके घुस रहा है दरमियान में, भाईजान नो नो सॉरी। तो ये जरा बात को करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़िए जरा। अ प्रोविजन इन एनी अदर लॉ, अदर लॉ, हमारे लॉ की बात नहीं हो रही है। अ प्रोविजन इन एनी अदर शैल हैव नो लीगल इफेक्ट। अंडरलाइन की भी बात मेन है, स्काई ग्रीन में नहीं, जो किताब में अंडरलाइन हुई भी है देख लें। अ प्रोविजन इन अदर लॉ शैल हैव, हमारे लॉ में उसका लीगल इफेक्ट कैसे हो सकता है जो किसी और लॉ में बात लिखी हुई है? हम उसको नहीं मानेंगे, हमारा लॉ अपना लॉ है, हमारी तो दुनिया ही अपनी है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, इस बात को हम मजे ले लेके पढ़ते हैं। एनी प्रोविजन इन अदर लॉ which exempt any tax under this law shall have no legal effect। दोबारा पढ़ेंगे। मैं any provision in other law which reduce the tax under this law shall have no legal effect। इसका जारी बात है हमारे लॉ में तो आके असर नहीं होगा। दोबारा पढ़ते हैं। A provision in any other law which reduces the tax under this law shall have no legal। हम तो कभी भी नहीं आने देंगे उसको। Let's try it again, last try, may we be able to succeed। A provision in any other law which exempt the lagna of any line of this law shall have no legal effect। इसका कम से कम इस लॉ में कोई असर नहीं होगा। तो ये जो चार किस्म की बातें किसी और लॉ में लिखी हुई हैं, क्या ये हमारे लॉ में आके इंटरफेयर कर सकते हैं? नहीं। लेकिन भाई सारे बात करके ना ओ ठंडा हो गया ये। अनलेस इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन दिस लॉ। कहते हैं हम अंकल से खुद साथ वाले से मशवरा मांग लें, वो फिर और बात है। अबू कहीं माशाल्लाह उन्होंने घात घात का पानी पिया हुआ है, तजर्बाकार बंदे लगते हैं, बारिश हैं, बूढ़े हो गए हैं, और जो है वो बस अब तो उनसे मशवरा ले लें, मेरे ख्याल से वही बेहतर बता सकेंगे इसका हल क्या करना है। हाँ, अगर आप खुद घुसने दें किसी को तो दैट इज अलाउड, फिर कोई मसला नहीं, अनलेस इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन दिस लॉ। इस बात का मतलब लिख लें, अनलेस वाली बात का मतलब मैं लिखवाने लगा हूं। हाँ ऐसे लिखना होता है कि नून गुना एक दो दफा डाल दिया करें, जरा एम्फेसिस हो जाता है। हाँ, अगर हम खुद किसी लॉ को अपने लॉ की प्रोविजन बदलने दें फिर खैर है। अगर हम खुद किसी और लॉ को अपने लॉ की प्रोविजन बदलने दें फिर खैर है। ओके, कई दफ़ा ना आप लोग जुल्म करते हैं, और अभी आप लोगों ने हाथ खड़े करके बताना है किन लोगों ने जुल्म किया है। पूरा सेक्शन ख़त्म हो जाता है, मैं अगले सेक्शन की तरफ चला जाता हूँ, आप उसकी हेडिंग तक नहीं पढ़ते। कितने लोगों ने हेडिंग नहीं पढ़ी? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। 90% लोग हाथ खड़ा करें। मैं नहीं मानता आपने हेडिंग पढ़ी है सेक्शन की। कितने लोगों ने पढ़ी है? चलें, गुड। यार बबलू, कभी कभी क्या हो जाता है तुम्हें? एग्जेम्पशंस एंड टैक्स प्रोविजन इन
अदर लॉज, लेकिन हम उनको अपने अंदर घुसने नहीं देंगे अनलेस। अच्छा वैसे हमने किसी और लॉ को कभी अपने लॉ में आके इंटरफेयर करने दिए? पेड़ किसी ने लव साहब के लिए ही निकाला था। पेज 279 पे देखें, डिप्लोमेटिक एंड कौंसलर लॉ था, पता नहीं कौन सा, और यूनाइटेड नेशन का लॉ था। उसको हमने खुद अपने लॉ में बुला के कहा था कि जो मर्जी करो करना है। तो किसी और लॉ को अपने अपने लॉ में तस्लीम कर लिया ना, अब उस लॉ में अगर कोई हमारे लॉ के बारे में एग्जेम्पशन दी हुई है तो हम मान लेंगे फिर। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत ऐसा बहुत रेयर होता है। इट्स नॉट कॉमन कि हम दूसरों को अपने घर के मसाइल में, हाँ हम तो खुद अपने आप को अपने मसाइल में नहीं घुसने देते। तो उकाबी रूह कितने लोगों में जागी हुई है, रोज़ाना का रोज़ाना पढ़े हैं, होते हैं बच्चे ऐसे, हाथ खड़ा करें माशाल्लाह, होते हैं रोज़ाना का रोज़ाना पढ़े हैं, सही तरीके से याद कर रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म का, एक्सेलेंट, आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। और किनकी उकाबी रूह ज़रा नीचे ग्राउंड हुई हुई है इस वक्त, और समंदर के नीचे गई हुई है उकाबी रूह, उसको लाओ ऊपर से यार, उड़ाओ, दुनिया बहुत बड़ी है, आगे निकल जाएगी दुनिया, आप पीछे रह जाओगे, दुनिया पहुंची होगी, बिजनेस के चैप्टर पे आप लगे होगे, टैक्स क्रेडिट्स पे। तो शर्म सी आवे ऐसी बात करते हुए मुझे। हम आपको शर्माने का मौका देते रहेंगे। 1A बता दें जी इस बात का मतलब। एक्सेलेंट, एक भाई ने बोल दिया है, ऐड करके लेस कर देंगे। वेयर एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट, जहां कोई इनकम माफ होगी, इट शेल बी एडेड इन टोटल इनकम, इसको टोटल में डालो, लेकिन इस पे क्या ना देना। तो इसको फिर हम ऐसे करते थे, टोटल में डालते थे, लेकिन टोटल तक पहुंचते हुए लेस कर देते थे। तो टोटल में डालने, टोटल तक पहुंचते हुए लेस कर देने, इसका फायदा क्या होगा? इस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, इस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। अच्छा जी, ये कौन से शेड्यूल की बातें चल रही हैं? सेकंड शेड्यूल। इस बात का मतलब आपने बताना है। समझ आ गया? फेडरल गवर्नमेंट सेकंड शेड्यूल चेंज कर सकती है। फुल टाइम टीचर अलाउंस का रेट क्या चल रहा है आजकल? 25% चल रहा है ना। हमारे ज़माने में 75% होता था जब हमने सीए शुरू किया था, हमारे ज़माने में 75% होता था, 75% टैक्स माफ होता था। तो फेडरल गवर्नमेंट ने अब बदल दिया, आप लोग जब आए तो फेडरल गवर्नमेंट ने बदल दिया इसको, 75 से कितने पे कर दिया? 25 पे कर दिया। अच्छा, अमेंडमेंट्स कितने किस्म की हो सकती हैं? 3, एडिंग, ओमिटिंग और चेंजिंग। अब मिसाल सोचते रहे, एडिंग, ओमिटिंग और चेंजिंग। पहले फुल टाइम टीचर अलाउंस था, अब फुल टाइम डॉक्टर अलाउंस को दे दिया हुकूमत ने, कोई नया निकाल दिया, मर्जी है हुकूमत की, ऐड होगी नई क्लास। ओमिटिंग, पहले फुल टाइम टीचर अलाउंस था, अब डिलीट कर दिया, ओमिटिंग। और चेंजिंग, पहले रेट 25% था, 75% था, अब 25% कर दिया, इट इज चेंजिंग। तो ये बात जरा हाईलाइट कर लें। फेडरल गवर्नमेंट किस में चेंज कर सकती है? सेकंड शेड्यूल में। कितनी किस्म की चेंजेस हैं? 3, एडिंग, ओमिटिंग और चेंजिंग एनी क्लॉज और कंडीशन। फेडरल गवर्नमेंट को ना इजाज़त लेनी पड़ती है विद द अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज। जो पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर हैं आजकल के, उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। इन चार्ज से मुराद है जो ऑफिस आते हैं। तो द फेडरल गवर्नमेंट और द बोर्ड, बोर्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, जो भी हों वो आप जाके गूगल पे देख लीजिएगा। बस ये बस लास्ट जाते हैं, फेडरल मिनिस्टर से आपने इजाज़त लेनी है। तो फेडरल government or the board with the approval of federal minister amend the second schedule by adding, omitting or changing any clause or changing any condition. All amendments shall effect any tax year beginning on any date. आगे काट दें। क्या मतलब है इस लाइन का? ये जो अमेंडमेंट्स हैं सारी, ये किसी भी टैक्स ईयर को बदल सकती हैं, बिगिन ऑन एनी डे। कोई टैक्स ईयर जकम जुलाई 15 को शुरू हो रहा होगा, उसमें भी आप बदल सकते हैं। कोई टैक्स ईयर जकम जुलाई 16 को शुरू होगा, उसको भी आप बदल सकते हैं।
और बहुत बुरी बात है, आने वाले दिनों में हुकूमत कभी ऐसा भी कर सकती है कि पिछले सालों को भी बदल दे, पिछले सालों के टैक्स क्रेडिट भी बदल सकती है, लेकिन ऐसा रेयर होता है बहुत। लेकिन हुकूमत ने ये पावर अपने पास रखी हुई है, हुकूमत किसी भी डेट से चेंज ला सकती है। तो दोबारा पढ़ लें, ऑल अमेंडमेंट्स शैल इफेक्ट एनी ईयर, ये किसी भी एनी ईयर बिगिनिंग ऑन एनी डेट। क्या फेडरल गवर्नमेंट ये चेंजेस करनी है या करके नेशनल असेंबली के सामने पेश भी करनी है? पेश भी करनी है। फिर आगे उधर वोटिंग होनी है नहीं होनी है, ये हमारा चैप्टर 2 की डिस्कशन है, ये इस चैप्टर की फिलहाल नहीं है। द फेडरल गवर्नमेंट शैल प्लेस बिफोर द ऑल अमेंडमेंट्स मेड बाय इट। सारी किसके सामने पेश कर दें? प्राइम मिनिस्टर अपनी बेगम के सामने जाके पेश करे? नहीं। कौन किसके सामने जाके पेश करे? फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली के जाके पेश करे। क्या पेश करे? बिस्किट पेश करे, अमेंडमेंट प्लेस करे, जो किसने की हैं? मेड बाय इट, जो हुकूमत ने की हैं। किसमें की हैं? किसमें चेंजेस? किसमें? इन द सेकंड शेड्यूल। इना हर साल अमेंडमेंट्स होती हैं ना, तो हर फाइनेंशियल ईयर की अमेंडमेंट्स आप नेशनल असेंबली के सामने पेश कर दें। फाइनेंशियल ईयर होता है हुकूमत का साल, वैसे तो एक टैक्स ईयर भी लफ्ज़ हमने पढ़ा था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर होता है हुकूमत का साल। वैसे ना ये भी 30 जून को ही एंड होता है। फाइनेंशियल ईयर का लफ्ज़ बोला जाता है हुकूमत का साल के लिए। अच्छा जी, एक कंपनी है होंडा कार्स, उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है 100 रुपया। कंपनीज का टैक्स रेट है 29%। इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस पे टैक्स लगा 29%। तो कंपनी के पास बचा कितना? 71। ये 71 शेयर होल्डर्स को अगर सारा बांट दिया जाए, जरूरी नहीं होता वैसे कंपनी सारा बांटे, तो ये शेयर होल्डर के लिए कौन सी इनकम बन जाएगी? डिविडेंड इनकम। होंडा के लिए कौन सी इनकम थी? शेयर होल्डर के लिए कौन सी इनकम बन जाएगी? डिविडेंड इनकम बन जाएगी। और नहीं, सेपरेट ब्लॉक नहीं, से फाइनल टैक्स रिजीम कहते हैं। और इस पर टैक्स कितने % लगेगा? वॉट एवर इट में भी, जो भी आ जाए, इस पर टैक्स लगेगा 15%। वो शायद 10.65 रुपीज़ बनता है, निकाल लीजिएगा, तो 10.65 बनेगा। अच्छा, लेकिन अगर एक कंपनी कहे, एक कंपनी है वो कहती है कि मैं एग्रीकल्चर का काम कर रही हूं, एग्रीकल्चर का, वो कंपनी कहती है मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है 100, तो इस पर टैक्स कितना बनता है इनकम फ्रॉम बिजनेस पे? औ अगेन 100। क्लियर? अब सवाल ये है कि जब ये इनकम किसको बांटी जाएगी, तो उसके हाथों में फिर नाम इसका बिजनेस इनकम नहीं रहेगा, इसका नाम बन जाएगा डिविडेंड इनकम। कितना? 100। वो कल गवर्नमेंट के केस में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट को आप डिविडेंड वगैरह दें तो टैक्स काटे बगैर दे दें, वो तो गवर्नमेंट की बात थी, वो छोड़ें कल वाली। आज तो मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। तो जब 3-4 लोगों ने मिलके, मैंने और आपने मिलके, हम तो गवर्नमेंट नहीं है, मैंने और आपने मिलके कोई एग्रीकल्चर की कंपनी खोली हुई है, अब हमें जो डिविडेंड मिलेगा ना भाईजान, वो टैक्स काट के मिलेगा। इस बात को भूल जाएं कि ये एग्रीकल्चर इनकम है, ये तो कंपनी के लिए एज अ बिजनेस के एग्रीकल्चर इनकम थी। अब तो ये आपके हाथों में क्या बन गया? तो खींचतान की हुकूमत ने यहां भी टैक्स ले लिया। माना कि ये मिल किससे रहा है? एग्रीकल्चर से ही। जरा पीछे से जाके देखें, आपको पता है गुजरों की नानी एक ही होती है, सुना मैं गुजरों की नानी एक ही होती है, आपने नहीं सुना हुआ? ऐसे देख रहे हो तो आज आके है तो कौन सी इनकम हमारी पीछे से? एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन फिर भी कंपनी को तो टैक्स माफ कर दें जो एग्रीकल्चर इनकम प्योरली कमा रही है, लेकिन ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं कमा रहा, ये कौन सी इनकम कमा रहा है? इसलिए इसको किस पर टैक्स देना पड़ेगा? एक मिनट जरा बस रुक जाइएगा।
सेक्शन की हेडिंग पढ़े 55 की, लिमिटेशन ऑफ एग्जेम्पशन। ये मैंने जनरल रूल बताया आपको। अब जो मैं पढ़ाने लगा हूं वो असल में ये पढ़ाना था, ये जनरल रूल पढ़ाया कंपनीज के लिए। बताएं इधर क्या आपने सीखा है, क्या एग्जेम्पशन को लिमिट कर दिए या एक्सटेंड कर दिए? किस तक लिमिट कर दिया है? सिर्फ यहां तक, इसको लिमिट कर दिया है, आगे भी दिया, इसको भी माफ किया। तो एग्जेम्पशन को हमने क्या कर दिया? लिमिट कर दिया। ये लिखने तो लिख लें, आपकी मर्जी है, मेरी सजेशन है ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो है वो डब्बे के अंदर बातें पढ़ लें, वो काफी हो जाएंगी, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरा उधर ही रखो व्हाइट बोर्ड की तरफ जी। हाँ, अब समझाने के लिए मैंने ये दिए। असल में ईओपी की टैक्सेशन थोड़ी डिफरेंट है, उसके तो प्रॉपर न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं, वो हम करेंगे, वो फिर हम करेंगे चैप्टर 12 में। ओके ठीक है जी, इधर से पढ़ लें एक दफा। होंडा कार्स की इनकम फ्रॉम बिजनेस 100 रुपया, इसका टैक्स कितना बनता है? 29। 71 इसने सोचा कि मैं किसको बांट दूं, अब शेयर होल्डर्स की इनकम पे 15% टैक्स लगेगा। एक कंपनी को हमारी एग्रीकल्चर इनकम 0 रुपये इसने टैक्स पे किया। इट इज डिसाइडेड दैट बाकी 100 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू नाउ कंपनी while making payment of dividend will deduct tax of 15 because exemption was available to original recipient। original recipient कौन था? कंपनी। and it will not be extended to shareholder। ये शेयर होल्डर को एक्सटेंड नहीं होगा। आई रियली अप्रिशिएट यू। ये मुझे लग रहा है आपके पास जो है टच स्क्रीन के बगैर वाला मोबाइल है। ओ यार, आई रियली, दोनों है। शर्मिंदा ही कराया करो हमेशा। अच्छा, अब सारे ही तो वापस नहीं लेने होते, कुछ कुछ जाने भी दिया करो। वेयर एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ कंपनी। ये ना साथ साथ आप लिखेंगे तो अंग्रेजी समझ आएगी। वेयर एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम, एक दो चीज़ें बच्चों ने नहीं लिखी थी, कल वाली चीज़ें आके दोबारा पूछ रहे थे, चीज़ साथ लिखा करें। वेयर एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ कंपनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, द एग्जेम्पशन शैल बी लिमिटेड टू ओरिजिनल रेसिपिएंट, सर्कल डाल के कंपनी, बेनिफिट सिर्फ कंपनी को मिलेगा। एंड शैल नॉट एक्सटेंड, शैल नॉट बी शिफ्टेड या शैल नॉट एक्सटेंड, शैल नॉट बी अवेलेबल, जो मर्जी लफ्ज़ आपको समझ आ रहा है, शैल नॉट बी अवेलेबल टू एनी पर्सन। एनी पर्सन से मुराद यहां क्या है? शेयर होल्डर। टू एनी पर्सन, पर्सन से मुराद यहां शेयर होल्डर। टू एनी पर्सन रिसीविंग एनी डिविडेंड, पेमेंट से मुराद डिविडेंड, रिसीविंग एनी डिविडेंड आउट ऑफ दैट इनकम। दैट इनकम कौन सी? बिजनेस। बिजनेस से जो वो डिविडेंड ले रहा है वो इसको माफ नहीं होगा। डिविडेंड पे से क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, वो माजरत के साथ अहमद ने ना अपनी बीवी को ना तलाक दे दी है। कोशिश तो हमने बड़ी की थी कि ना हो, लेकिन अब क्या करें। कल किसकी बीवी को मिली थी?
रईस की। इट्स रियली अजीब। पेज 24 निकालें। नहीं रोए ना प्लीज, रोए ना, पढ़ लें बस, कुछ नहीं होता। ठीक है, अब अहमद को समझाया था हमने, लेकिन क्या करें। आप इस वक्त सिर्फ ये देखें कि बीवी को कौन कौन सी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप इस वक्त बस ये देखें। चलें चलें, जल्दी पढ़ें, जल्दी जल्दी। अच्छा जी, ये शौहर है और ये बीवी है। मैं अहमद की बात नहीं कर रहा, ये एक और केस है, इधर भी तलाक हुई है। ये मैं आपको बता नहीं रहा, आप लोगों ने रोने लग जाना जाके, तो माल भी नहीं है। शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दी। शौहर ने कहा थोड़े से पैसे ले लो। बेगम ने कहा नहीं सरताज, पुराने सरताज नहीं, प्लीज। अच्छा चल जा फिर, घर भी ले ले। शौहर ने बीवी को घर भी दे दिया। अब ये जो शौहर ने बीवी को घर दिया है, तो पेपर के अंदर आपको इस घर की फेयर वैल्यू वो दे सकता है कि ये घर 2 करोड़ रुपए वाला है। आपने इस 2 करोड़ रुपए को हाँ इग्नोर कर देना है, क्योंकि शौहर की तरफ से बीवी को मिला है। आपने इस 2 करोड़ को इग्नोर कर देना। पहली बात, पेपर में यह भी कह सकता है कि शौहर ने बीवी को 2 करोड़ वाला घर दे दिया है, और बीवी चाहे तो इसको आगे किराए पे भी चढ़ा सकती है, 1 लाख रुपए माहाना किराए पे। लेकिन आपने उस 1 लाख को भी इग्नोर करना है, क्योंकि बीवी ने किराए पे चढ़ाया नहीं, खुद रह रही है। कुछ भी दे सकते हैं परेशान करने के लिए लफ्ज। ये भी दे सकता है कि घर 2 करोड़ रुपए वाला है, ये भी दे सकता है कि आगे इसको किस पे दिया जा सकता है, किराए पे दिया जा सकता है। लेकिन बीवी ने दिया नहीं, बीवी ने दिया नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूं, बीवी ने किराए पे दिया नहीं, लेकिन दिया जा सकता है किराए पे। या इस 1 लाख वाली बात को वो ऐसे भी पेपर में लिख सकता है कि बीवी को 1 लाख रुपया सेव हो रहा है इस घर के मिलने की वजह से, क्योंकि घर मिल गया ना, तो किराया इधर उधर जाके भी तो देना था, उसकी बचत हो रही है बीवी को। बस ये घर बीवी को दिया हुआ इसने, और बीवी उसमें खुद रह रही है। ऐसी सूरत में घर का मिलना बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, शौहर की तरफ से मिला है। और शौहर ने बीवी को कहा कि 13 प्रो मैक्स भी एक ले जाएं, आप एक फोन भी ले जाएं, 14 कर लें। अच्छा चलो ठीक है, आईफोन वालों से 16 मंगवा लें। अच्छा तो ये वाला मोबाइल भी आप ले जाएं, ये भी मेरी तरफ से, ये सारे बेनिफिट माफ हैं। और ना इनकी स्कूल फीस मैं दे दिया करूंगा, आपने परेशान नहीं होना। इसको पॉकेट मनी भी मैं दे दिया करूंगा, पैसे पुसे मैं भेज दिया करूंगा। स्कूल की फीस डायरेक्ट भी दे सकता है इन बच्चों को, आगे बच्चे जमा करा दें या माँ जमा करा दे, या स्कूल की फीस डायरेक्ट स्कूल में भी ट्रांसफर कर सकता है, कोई मसला नहीं। कैश भी दे सकता है बच्चों को, कोई बेनिफिट भी दे सकता है, कोई बेनिफिट भी दे सकता है। वड्डा जिम जाता था, डोले शोले बने हुए इसके, वड्डा जिम जाता था, तो पुत्र ये जिम मेरी तरफ से, ठीक है। अबू स्विमिंग भी आपकी तरफ से, जी पुत्र तुझे स्विमिंग भी मेरी तरफ से, ठीक है। अबू डंबल भी, जी डंबल भी मेरी तरफ से। तो ये सॉरी, अच्छा तो ये सारे बेनिफिट्स अबू की तरफ से मिल रहे हैं। अब ये डैडी की तरफ से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, दैट ऑल विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम
देख तू हर 5 मिनट में तो वीडियो बना रहा होता है और वो बंदा डिस्टर्ब हो रहा है तेरी वजह से, तकरीबन हर 5 मिनट में तो वीडियो बना रहा होता है। अच्छा, अगली बात, ऑनलाइन में एडमिशन ले ले। अगली बात, इधर बैठ के ना अगर कहा कुछ नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि देखा भी कुछ नहीं जा रहा होता। तो अगली बात मोहतरम ये है कि बच्चों को भी कोई बेनिफिट दे दें, बच्चों को इन काइंड कोई चीज़ दे दें। अबू अबू साइकिल, ठीक है, नहीं ये नहीं कहेंगे पुराने अब्बू, ये तो रियल अब्बू हैं, ये नहीं कहेंगे पुराने अब्बू। हाँ वो तो बीवी कहेगी अब ये मेरा शोहर नहीं रहा, बच्चे तो नहीं कहेंगे ये मेरे अब्बू नहीं रहे। तो जो भी बेनिफिट, ऐसे नहीं होता है ना, कोई है ना अकल, इन बच्चों को आप यतीम कहेंगे? हमारे वो वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह डैडी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो अब आप मुझे ये बता दें कि ये सारे बेनिफिट्स जितने भी मिले हैं, चाहे बीवी को मिले हैं, चाहे बीवी को मिले हैं, बाद में जाके सोच रहा होगा बड़ी अच्छी थी, अब कुछ नहीं हो सकता भाईजान। अच्छा, चाहे बीवी को मिले हैं बेनिफिट्स, चाहे बच्चों को मिले, दीज ऑल आर। लेकिन अगर ये बीवी इन एसेट से इनकम कमाने लग जाए, यानी बीवी ये कहे बच्चों को नानों के घर चले, अम्मी रह ही उधर लेते हैं, चलो फिर। अब ये सारे नानों के घर चले गए तो अम्मी ने उधर अकेले क्या करना है, अम्मी भी चलेगी मेके। अब ये वाला घर खाली रह गया जो शोहर ने दिया था 2 करोड़ रुपए वाला, इसको आपने किराए पे दे दिया वसीम अकरम को। अब तो भाईजान थर्ड पार्टी इंवॉल्व होगी ना, तो अब ये बेनिफिट शोहर की तरफ से नहीं मिल रहा। अब शोहर ने जो एसेट दिया था वो इनकम प्रोड्यूस करने लग गया है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल आपको देता हूं। शोहर ने कहा, सिर्फ ये वाली मिसाल, ये नहीं ये वाली मिसाल सिर्फ नहीं यार प्लीज यार जितनी देर तो खड़ा होगा इतनी मैं मिसाल दे दूंगा, ये वाली मिसाल सिर्फ। शोहर ने कहा कि एक गाय मेरी तरफ से ले जा, इस गाय का मिलना माफ होगा। लेकिन जब बेगम ये जो है वो किसी बंदे को रखेगी और कहेगी कि इससे मिल्क निकाल के मिल्क सेलिंग का काम शुरू कर दें और बोल लें, तो माफ नहीं होगा, तो माफ। आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ, ठीक है। हेन ले जाएं, हेन का मिलना माफ है, लेकिन जब उसमें से आंडे देगी वो और आप बेगम वो बेचने लग जाएगी तो वो माफ नहीं होगा। बात ज्यादा बहुत गहरी समझ आ गई आपको। अच्छा, इसी तरह चलो जाओ, बेगम को फोन दे दिया इसने। अब बेगम ने उस फोन के ऊपर कोई एप्लीकेशन बनाई अपनी तरफ से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेगम, ये अब मैंने आपको नहीं बताया था, ये भी बता दूं। तो इसने उसके ऊपर एप्लीकेशन बनाई और घर से खाने जो है वो बना के लोगों को ऑनलाइन बेचने लगी। अब ये उससे इनकम कमाने लगी है फोन से। ये वाली जो इनकम आ रही होगी ये माफ होगी, लेकिन जो 3 लाख वाला मोबाइल इसको मिला था वो शोहर की तरफ से मिला था, वो इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन उस मोबाइल से जो आगे इनकम कोई कमाए वो टैक्सेबल होगी। उस एसेट को सेल करे तो वो इनकम भी टैक्सेबल होगी, क्योंकि सेल थर्ड पार्टी को करेगी। क्वेश्चन नंबर 8, वापस आ जाए, रईस की बीवी की बात भी सुन लें, अहमद की बीवी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद की एक बीवी थी, वो उससे जुदा हो गई और 6 साल का उनका एक बच्चा था। बिलो आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ क्लॉजेस फ्रॉम द एग्रीमेंट टू लिव पार्ट। आप लोग पूरी दुनिया में ऐसी मेहनत करें कि ऐसी चीज़ें हो ही ना दुनिया में। बिलो आर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ क्लॉजेस फ्रॉम द एग्रीमेंट टू लिव पार्ट। तो शोहर और बीवी ने जाते हुए एक सफ़ा पकड़ा और सफ़े के ऊपर उन्होंने कहा कुछ चीज़ें लिखते हैं। अहमद हर महीने ना मेरे घर 50 रुपया भेज दिए, 50,000 भेज दिया करी। अहमद ने कहा ओके माई ओल्ड वाइफ, आई एग्री विद यू, हर महीने तुम्हारे घर 50,000 रुपया आ जाया करेगा। अहमद ने साइन कर दिया। अगला सफ़ा पकड़ो, तुम ना ये मुन्ने की स्कूल फीस तुम्हारी तरफ से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे एग्री करता हूँ, आई एग्री, बस तुम जाओ। यही बात है यार, ये तो ऊपर लिखा हुआ है ना उसने,
ये तो ऊपर लिखा हुआ है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, मुझे तो नहीं समझ आ रही। अच्छा नहीं अहमद, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठहरो, ये ना एक और काम करते हैं। मिस्टर अहमद विल ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ अ शॉप। वो जो शॉप नहीं हमारी जो हमने किराए पे दी हुई है, वो जो शॉप है ना, वो भी तुम रख लो, परेशान ना हो, मैं जा रही हूँ। मिस्टर अहमद विल ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ अ शॉप। अहमद ओनरशिप ऑफ शॉप ट्रांसफर करेगा इन हर बीवीज नेम। सलमा, वो मे बी सलमा हो अहमद की बीवी, सलमा वो दुकान तुम्हारे नाम में लगा दूंगा। ये शॉप ऑलरेडी इन यूज है बाय किराएदार, पहले से वो दुकान पे अहमद नहीं बैठ रहा, कोई बिजनेस नहीं कर रहा, पहले से किसी को किराए पे दी हुई है ये, एट अ मंथली रेंटल ऑफ 88,000। अहमद की बीवी विल बी एंटाइटल टू रिसीव रेंट। अहमद की बीवी को क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा फ्रॉम द डेट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन हर नेम। जिस दिन उसको ये ओनरशिप क्या होगी? ट्रांसफर हो जाएगी। ओनरशिप ट्रांसफर होने का मतलब है दुकान अब उसकी हो जाएगी, अब दुकान पे शोर की नहीं चलेगी। लेकिन मेरे ख्याल से शायद अहमद की बीवी ने सोचा कि नए किराएदार को ढूंढूं, पुराने किराएदार को निकालूं, तो बेहतर है जो किराएदार पहले से है बस उसको कहूंगी उसी जगह रहे, दुकान की ओनरशिप बस मेरे नाम आ गई है। ये कम सितंबर को, तलाक के 2 महीने बाद, यकम सितंबर को, अभी इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी, तलाक के 2 महीने बाद, ऑन यकम सितंबर 2001 द ओनरशिप ऑफ शॉप वॉज ट्रांसफर्ड इन। ऑनरशिप उसके नाम क्या होगी? ट्रांसफर होगी। अब बता दें इस बात का क्या मतलब है? ऑनरशिप उसके नाम ट्रांसफर होगी, आज से ऑनवर्ड रेंट उसको मिलेगा, लेकिन ये रेंट 88,000 वाला शोर की तरफ से नहीं मिल रहा, ये थर्ड पार्टी की तरफ से मिल रहा है। ये क्या होगा? एक वैल्यू उसको पेपर में देनी चाहिए थी आई कैप को, अल्लाह भला करे उसने दी नहीं, वो थी शॉप कितने की है। मेरे ख्याल से शॉप अगर 88,000 उससे किराया आ रहा है ना, तो 1-2 करोड़ की शॉप तो होगी, वरना 88,000 दुकान से किराया नहीं आता, काफ़ी महंगी दुकान होगी, कोई 1-1.5-2 करोड़ वाली दुकान होगी जो उसने अपनी बीवी के नाम ट्रांसफर की होगी, जिससे किराया भी महीने का कितना आ रहा है? 88,000। तो एक चीज़ इसने मिसिंग की है, जो अगर दे देता तो हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाता, वो था शॉप की फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि इसने शॉप ट्रांसफर कर दी ना। कहाँ लिखा हुआ है ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट उसको मिल रहा है, शॉप वॉज ट्रांसफर्ड। अब मैं आपको बेनिफिट हाईलाइट करके देने लगा हूं जो जो माफ है। 50,000 कैश हर महीने मिलेगा, ये शोहर की तरफ से है, ये माफ है। 10,000 बच्चे के स्कूल की फीस मिलेगी, ये भी माफ है। शॉप उसके नाम लगवा दी है, ये भी माफ है। ये 3 चीजें माफ हो गई, ये भी एग्जेम्प्ट हो गया, ये भी एग्जेम्प्ट हो गया। शॉप की बाजार में जो कीमत है आज, वो भी माफ हो गया। लेकिन एक चीज टैक्सेबल है, वो है इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ग्रॉस रेंट। इसके बाद रिपेयर अलाउंस वगैरह तो आपको पता है माइनस होता ही है। 88,000 जरा 12 नहीं, क्योंकि जुलाई अगस्त तक ये शोहर के नाम थी, तो पुराने किराएदार ने किराया शोहर को दिया होगा, अब भी वही किराएदार है, लेकिन अब वो किराया किसको देगा? सलमा को, सलमा को देगा। 88,000 इंटू इज इक्वल टू 8 लाख, दिस 8 लाख 80 इज। अब मैं इसमें से रिपेयर अलाउंस वगैरह इसलिए माइनस नहीं कर रहा कि सवाल की रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सप्लेन करना है, सवाल की रिक्वायरमेंट कंप्यूट करना नहीं है, कैलकुलेशन करना नहीं है। तो ये एक बड़ी बात हमने सीखी कि शोहर की तरफ से जो बीवी को चीज़ें मिलें वो माफ़ हैं, बट बीवी आगे उनसे खुद इनकम कमाने लग जाए, वो फिर थर्ड पार्टी से कमा रही है। और गाय और दूध और हैन और अंडे वाली एग्जाम्पल सर चढ़ के बोलेगी घर जाके आप पे। डायग्राम सब माफ है। बस ठीक है, डायग्राम तो मैं को बनवाना मकसूद नहीं था, बस सिंपल आप डायग्राम बनाने की बजाय शोहर की तरफ से जो भी चीज़ मिली वो माफ़ है, तो ये बात है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चैप्टर 5 निकालें जी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग।
कल बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी एसोसिएट्स की जो हमने पढ़नी है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ये ना आपने इधर ही साथ ही याद कर लेनी है। पेज नंबर 54, पेज 54। पहले ज़रा देख लें कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पाकिस्तान में रहते हुए काम क्या क्या करती है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जैसे हमने ग्रीन फील्ड में भी पढ़ा था, कल डिस्कस कर लेंगे ग्रीन फील्ड और इसमें क्या फ़र्क है। एंड इज इंगेज इन द प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स इन एनी वे विच अच्छी खासी चेंजेस देयर कंडीशन। ये दोनों लफ्ज़ आपने याद किए हुए हैं, ये लफ्ज़ भी आपने याद किया हुआ है। शिप बिल्डिंग, एक नया लफ्ज़ है, जनरेशन ऑफ बिजली, कन्वर्जन ऑफ बिजली, ट्रांसमिशन ऑफ बिजली और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजली, वापडा वगैरह। वर्किंग ऑफ अ माइन, कुआं, ये वो कान, वर्किंग ऑफ माइन, ऑयल वेल, कुआं, और एनी अदर सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। अ पर्सन डूइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड अदर सच स्ट्रक्चर। आगे लिखें, एंड इज एफ और काट दें, फॉर इंपोर्टिंग, ऑफ काट दें, एंड इज इंपोर्टिंग प्लांट एंड मशीनरी टू बी यूज्ड। मतलब बताएं, कंस्ट्रक्शन आपने लोकल प्लांट से करनी है या बाहर के मुल्क से बिल्डोजर मंगवाने हैं? बाहर के मुल्क से। तो बाहर के मुल्क से जो मंगवाएं सिर्फ उनको बेनिफिट है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को क्या बेनिफिट्स हैं ये हम बिजनेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे अ पर्सन डूइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस एंड अदर सच स्ट्रक्चर्स एंड इज इंपोर्टिंग प्लांट एंड मशीनरी टू बी यूज, प्लांट एंड मशीनरी मंगवा के उसमें यूज़ करते हैं। और अगले दोनों तो आसान है। एक रेजिडेंट कंपनी जो पाकिस्तान में होटल का काम कर रही है, ये काट दें, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 मई। पाकिस्तान में होटल का काम कर रही है, या टेली कम्युनिकेशन कंपनीज। टेली कम्युनिकेशन कंपनीज कौन सी होंगी? जो पीटीए ने अप्रूव की हुई हैं। वो कौन सी हैं? यही वारिस वगैरह जो ये सारी टेली कम्युनिकेशन कंपनी। चलें जी, अब ज़बानी ज़रा याद कर लें। कुछ इदारे हैं पाकिस्तान में जिनका हमने नाम क्या रख दिया? इंडस्ट्रियल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स कर रहे हैं, चीज़ें बना के बेच रहे हैं। नंबर 2, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स इन अ वे जिससे इसकी हालत बदल जाए। लोहा था, अब पंखा बना हुआ है। शिप बिल्डिंग, बिजली बनाना, किसी माइन पे काम करना, रोड्स बनाना लेकिन इंपोर्टेड प्लांट से, और होटल चलाना, और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी चलाना। अब कॉलेज बनाना इसमें नहीं आएगा। कॉलेज कैन नॉट बी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। कॉलेज ना चीज़ें बना रहे, ना शिप बिल्डिंग कर रहे हैं, ना बिजली बना रहे, ना कोई कुएं से तेल निकाल रहे, ना बिल्डिंग बना रहे, ना रोड बना रहे, ना कॉलेज होटल है, ना कॉलेज टेलीकॉम की कंपनी है। हॉस्पिटल भी इसमें नहीं आएगा, हॉस्पिटल भी इनमें से कोई काम नहीं करा। आप इधर ही साथ चले जाएं, कोई जनरल स्टोर है आपका जहाँ बिस्किट और बोतलें बेची जा रही हैं, वो भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो बना के नहीं बेच रहा, वो खरीद के बेच रहे हैं, वो खरीद के बेच रहे हैं। क्लियर हो गया? वो ट्रेडर है, बना के नहीं बेच रहा। पुराने ज़माने में ना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहा जाता था फैक्ट्रीज़ को। हमारे टीचर कहते थे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से मुराद है फैक्ट्रीज़, क्योंकि पुराने ज़माने में सिर्फ ये 2 चीज़ें होती थी। लेकिन अब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फैक्ट्रीज़ नहीं है। अब तो पाकिस्तान में बहुत से बिजनेस बढ़ गए हैं, डबल ए कोई पॉइंट नया डालना पड़ गया, ए बी कोई नया पॉइंट हुकूमत ने डाल दिया, पहले नहीं होता था। अब बहुत डेफिनेशन ब्रॉड हो गई है। अब सड़कें बनाना भी, और होटल बनाना भी, और टेलीकॉम की कंपनी चलाना भी, ये सब कुछ क्या बन गया हुआ है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। लेकिन ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सिर्फ तब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग समझी जाती है जब इसके पास कम से कम 10 एम्प्लॉयज हों। जब इसके पास कितने एम्प्लॉयज हों? 10 से कम। और आप लोग इस्तेमाल करें बिजली। क्या इस्तेमाल करें? बिजली। बिजली इस्तेमाल कर लें, बहुत अच्छी बात। और एनी अदर एनर्जी, या और कोई एनर्जी इस्तेमाल कर लें विच इज मैकेनिकली। हमें नहीं पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एनर्जीज मैकेनिकली ट्रांसमिट होती हैं। जी हमारा कोई इंजीनियर दोस्त शायद हमें बता दे कि कौन कौन सी एनर्जीज मैकेनिकली ट्रांसमिट होती हैं, लेकिन वो आप अपने तक ही फिर बात रखिएगा, दूसरे लड़कों को क्लास में बताने की ज़रूरत नहीं, सिलेबस से बाहर की डिस्कशन हो रही होगी। कम से कम कितने एम्प्लॉयज़ आपके पास होने चाहिए?
10 एम्प्लॉयज होने चाहिए। और क्या आप बिजली इस्तेमाल करें अपनी फैक्ट्री में, जाहिर बात है इन कामों में बिजली तो इस्तेमाल होनी है, होटल है बिजली तो जलेगी। आप बिजली इस्तेमाल करें, बिजली नहीं इस्तेमाल कर सकते तो कोई भी एनर्जी इस्तेमाल कर लें, जो कैसे ट्रांसफर होती है, मैकेनिकली। हमारी बला से कौन कौन सी एनर्जी मैकेनिकली ट्रांसफर होती है। लेकिन दो एनर्जी इस्तेमाल करने की आपको जरूरत नहीं है, इजाजत नहीं है। नंबर 1 ह्यूमन एनर्जी एंड नंबर 2 ह्यूमन एनर्जी ये होती है कहीं लाइट आ ही नहीं रही तो हाथों से बुन रहे हैं कारपेट को, ये ह्यूमन एनर्जी होगी। एनिमल एनर्जी क्या होगी, कुएं के गिर्द बैल को बांध दिया पट्टी डाल के आंखों पे, वो समझ रहे हैं मैं मरी पहुंच गया हूं लेकिन वो इधर ही घूम ही जा रहा है, तो डेट इज कॉल्ड एज एनिमल एनर्जी। तो दो एनर्जीज की इजाजत नहीं है। नंबर 1 ह्यूमन एनर्जी और दो की इजाजत है, इलेक्ट्रिकल और वो एनर्जीज जो, लेकिन अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ ही नहीं रही और आप बज़िद हैं कि मैंने कौन सी यूज करनी है एनर्जी, सॉरी हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ ही नहीं रही, लेकिन आप बज़िद हैं कि मुझे भी इंडस्ट्रियल टेकिंग का नाम दो, तो फिर आप ह्यूमन या एनिमल एनर्जी यूज कर लें, कोई मसला नहीं। फिर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ना कम से कम कितने होने चाहिए, 20। तसल्ली से बात समझिएगा, ये दोनों अंग्रेजियां सेम है, अंग्रेजी आपने सिर्फ एक ऊपर वाली याद करनी है। 20 और मोर एम्प्लॉयज एंड डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ, बिजली इस्तेमाल ना करें कोई मसला नहीं, लेकिन फिर एम्प्लॉयज कितने कर लें, 20 या उससे ऊपर। और एनी अदर एनर्जी विच इज मैकेनिकली, ये भी इस्तेमाल ना करें, and is not generated by human or animal energy। ये तो पुट्ठी बात हो गई, ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करें, ना अदर एनर्जी इस्तेमाल करें, ना ह्यूमन एनर्जी इस्तेमाल करें, ना एनिमल। ओ भाई ये एनर्जी है क्या है, ये कहां से आई है, ये कौन सी एनर्जी लाएगा, ये तो हमारे अंदर भी नहीं है इतनी एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी की बातें कर रहे हो तुम। अच्छा लेकिन यार अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि अंग्रेजों ने, ये बाहर चुप कराओ बच्चों को, उन्हें को अंदर सीए कराया जा रहा है, ये अफसोस का ऐलान किया जाता है 2 नॉट मिलके ना पॉजिटिव हो जाते हैं, हंसने की जरूरत नहीं है, आई एम सीरियस, कभी कभी मैं सीरियस होता हूं आपसे, ये 2 नॉट मिलके क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। बस कर दी है मैंने बात, कर दी है, आई एम नॉट गोइंग, इस तरह के फिक्रे घर में बोले नहीं जाते, इसका मतलब होता है जा रहा हूं मैं, आई एम नॉट गोइंग। अब नहीं आपके घर में बोले जाते इस तरह के फिक्रे, क्या करें हम, अंग्रेजों के अंदर नहीं पले बड़े ना। अब मेरी तरफ ना देखो भाई, इधर देखो, बस नॉट पॉजिटिव हो गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला नॉट इसके साथ नहीं लग रहा, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना यूज करें कोई मसला नहीं, आप ऐसी एनर्जी जो मैकेनिकली ट्रांसमिट होती है वो भी यूज ना करें, लेकिन ये वाला नॉट जब इसके साथ नॉट मिलेगा ये पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, लिखें, वी कैन यूज ह्यूमन और एनिमल। अंग्रेजी थोड़ी सी उसने ऐसे एग फ्राई कर दिया, खच मारी तो ना कहो, खच मारी कह लो। अच्छा तो ह्यूमन और एनिमल एनर्जी इस्तेमाल करने की इजाजत है, लेकिन आप एक काम कीजिएगा घर में कि इसको ना बस ये सारा फिक्रा याद कर लीजिएगा, इन द एंड बस क्या लिख दीजिएगा, डज नॉट इन्वॉल्व, इन्वॉल्व भी ऊपर लिखा हुआ है वैसे, बस डज नॉट इसमें डालना है आपने, और इधर 10 और मोर, इधर 20 और मोर। चलें जी ज़बानी याद कर लें। नंबर 1 क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग। नंबर 2 याद करें प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। नंबर 3 शिप बिल्डिंग। नंबर 4 जनरेशन ऑफ बिजली वगैरह, वर्किंग ऑफ माइन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वगैरह, होटल वगैरह और टेली कम्युनिकेशन कंपनी। एक आखिरी सवाल ज़रा मुझे बता दें इन 2 लाइनों को पढ़ के, अगर मेरे पास 10 बंदे हैं और मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या मैं इंडस्ट्रियल टेकिंग हूं? 18 बंदे हैं और मोर लिखा हुआ ना, 18 बंदे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूं, सबर यार सुन लो, 18 बंदे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या मैं इंडस्ट्रियल टेकिंग हूं? मेरे पास 22 बंदे हैं और मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या मैं इंडस्ट्रियल टेकिंग हूं? यस। 10 to 20 नहीं लिखा हुआ, 10 और मोर लिखा हुआ है। इधर आप 500 एम्प्लॉयज भी रख लें कोई मसला नहीं। बिजली इस्तेमाल, फैक्ट्रीज में तो 600 एम्प्लॉयज होते हैं, आपको पता है, जहां फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं 600 एम्प्लॉयज होते हैं। तो बिजली के साथ ये शर्त नहीं है कि एम्प्लॉयज 20 से ज्यादा ना हो, बिजली के साथ ये शर्त है 10 से बस ज्यादा हो या 10 हो, ज्यादा जितने मर्जी हो। अब आखिरी सवाल, अगर 15 एम्प्लॉयज हैं और ह्यूमन एनर्जी यूज कर रहा हूं तो एक्सेप्टेबल नहीं,
फिर मैं इंडस्ट्रियल टेकिंग नहीं हूं। और अगर 20 एम्प्लॉइज हैं और ह्यूमन एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूं या एनिमल, तो मैं क्या हूं? तो पहले सिनेरियो में कितने एम्प्लॉइज होने चाहिए? 10, 20, 25, 30, 40 जितने मर्जी हो। दूसरे सिनेरियो में 20, 21, 22, 25, 40 जितने मर्जी हो। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं।